नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग संविधान की सीरीज़ चला रहे हैं और इस संविधान की सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी मूल अधिकारों की और मूल अधिकारों में पार्ट 1 की। मूल अधिकारों का जो इतिहास है, विश्व का इतिहास और भारत में किस तरीके से मूल अधिकारों की मांग की गई थी, इन सारी चीज़ों की बात हमने उसमें की थी। तो मूल अधिकार बेसिकली क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, संविधान में उनको परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है, ये बात भी हमने की थी। मूल अधिकार जो है वो न्याय योग्य होते हैं, अर्थात अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, अर्थात वो न्याय योग्य है या वाद योग्य है। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने उस वीडियो में कर ली थी। आज हम मूल अधिकारों के पार्ट 2 में बात करेंगे अनुच्छेद 12 और 13 की। अनुच्छेद 12 और 13 को ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो स्किप कर जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और जबकि अगर ये कहा जाए कि अनुच्छेद 12 और वो उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो 13 है, 13। ये अगर 13 के बारे में हमने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि संविधान को पढ़ना ही बेकार है, मूल अधिकारों को पढ़ना ही बेकार है। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि जब मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रट तो लेते हैं कि 12 से 35 तक है, लेकिन शुरुआत बहुत सारे टीचर्स भी शुरुआत जो है वो कहाँ से करते हैं, अनुच्छेद 14 से, समानता के अधिकार से। समानता के अधिकार से शुरुआत करेंगे और जाएंगे कहाँ तक, अनुच्छेद 30 तक, और कहते हैं ये मूल अधिकार है। लेकिन वास्तव में मूल अधिकार की शुरुआत जो है हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से शुरू होती है, किस अनुच्छेद से, 12 से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाता है, 35 तक जाता है। तो लोग 30 तक पढ़ाते हैं, 35 तक भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपको 12 से शुरू कर रहा हूं और पूरा 35 तक मैं पढ़ाऊंगा। बस ये है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा एक चीज़ और है कि आपको ये भी करना पड़ेगा, ऐसा भी काम करना पड़ेगा ताकि मेरा जो मनोबल है वो डाउन ना हो। अर्थात अगर आप वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको ये काम भी करते रहना है। जैसे जैसे आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं और बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा पढ़ाने की, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 की। देखिए अनुच्छेद 12 को मैंने यहाँ पर बोर्ड में इसको मेंशन कर रखा है, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि संविधान की हूबहू बात आपको यहाँ पर बताई जाए। जैसे शब्द संविधान में लिखे गए हैं, यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये जो मैंने अनुच्छेदों में लिखी हुई हैं, ये हूबहू वही शब्द हैं, कोई फर्क नहीं है, एक शब्द में भी फर्क नहीं है, वही शब्द हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो संविधान में लिखे गए हैं, जो मूल संविधान में लिखे गए शब्द हैं, वही शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ताकि आपको वो ओरिजिनल चीज़ समझ में आए, वो ओरिजिनल शब्द मिल पाए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ वास्तव में ये है, आपके अंदर कोई किसी प्रकार का डाउट ना रहे। इसलिए मैंने बोर्ड पर इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। और ये 12 और 13 अनुच्छेद आपको बहुत ही सरलतापूर्वक समझा दिए जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। तो देखिए मूल अधिकार पार्ट 2 में बात करेंगे अनुच्छेद 12 की, फिर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। मुख्य जो बात हमारी होनी है वो अनुच्छेद 13 पर ही होनी है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, भाग 3 का अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि भाग 3 के लिए इसमें क्या किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको, राज्य शब्द को। तो दोस्तों राज्य क्या है, यह बात कहां पर लिखी गई है, अनुच्छेद 12 में। और ये राज्य किस परिप्रेक्ष्य में या किसके लिए, किस प्रयोजन के लिए ये राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, तो भाग 3 के लिए। अर्थात भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, वो मूल अधिकार जैसे हम पढ़ते हैं कि मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध है, ज्यादातर जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। तो अब राज्य क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों राज्य क्या है, ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होगा कि राज्य क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब क्या है राज्य, जिनकी एक बाउंड्री लाइन होगी, उसमें कई सारे जिले होंगे, अर्थात जिसमें कई सारे जिले हों वो क्या है, राज्य है। ये परिभाषा शायद आपके दिमाग में आ रही होगी, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आएगी, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको पता होगा। तो अगर संविधान में राज्य की बात करें तो संविधान में इस तरह जो जिनका एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य है, ये राज्य नहीं है। संविधान में राज्य क्या है वो भी आपको आज समझ में आने वाला है। देखिए राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है, मैं अभी बताऊंगा राज्य क्या है, ठीक है। पहले थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। तो भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, कहां पर, अनुच्छेद 12 में। यही परिभाषा अर्थात
अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की जो परिभाषा दी गई है, यही परिभाषा भाग 4 के लिए भी प्रयोग की जाती है, ऐसी बात भी लिखी हुई है। तो मतलब कहने का भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व इनमें क्या शामिल है, डीपीएसपी में हम इनके मूल अधिकार पढ़ने के बाद उसी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व भी एक तरीके के मूल अधिकार ही थे। शुरू में वीएन राव साहब जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने मूल अधिकारों को 2 कैटेगरी में बांटा था, पार्ट 1 पार्ट 2, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में वो मूल अधिकार थे जो कि नागरिकों को दिए जाने थे। कुछ ऐसे भी मूल अधिकार थे जिनको कुछ समय उपरांत लागू करना था, अर्थात अभी उस समय की परिस्थितियों में वो मूल अधिकार जो है नागरिकों के लिए सही नहीं थे, बाद में कभी भी लागू किया जा सकता था, ऐसा कुछ प्रावधान था। हालांकि इस बात को सभी लोगों ने माना भी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फिर कहा कि नहीं, इस तरीके से अगर इनको अभी इन मूल अधिकारों को लागू कर दिया जाता है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज़ें शामिल हैं, तो फिर इसमें समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि हमारे देश के नागरिक अभी उतना जागरूक नहीं हैं। आज तो जागरूक हो नहीं पाए हैं, और देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया। आज संविधान के बारे में लोग उतना जानते नहीं हैं, जानकारी नहीं रखते हैं। संविधान में जो नियम उपनियम दिए गए हैं उनको तो फॉलो नहीं करते हैं। तो सोचिए उस समय की जनता कितना फॉलो करती, ये समस्या थी। इस वजह से कैटेगरी 2 को जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया और कहा गया कि ये जितनी भी चीज़ें रखी गई हैं, जब कभी भी राज्य नागरिकों के लिए, जब कभी राज्य को लगेगा कि अब हम संपन्न हैं, हम मजबूत हैं और हम अपने राज्य के नागरिकों के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो फिर वो उस समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं बनाएगा, जो भी वो देना चाहेगा अपने नागरिकों को, वो दे सकता है। ठीक है, तो उस दौरान सरकार इतना सक्षम भी नहीं, उस समय सरकार इतना सक्षम नहीं हो सकती थी, क्योंकि आनन फानन में जो है वो देश आज़ाद हुआ था जल्दबाजी में, और उसके बाद कितना कह सकते हैं मुश्किल से, कितना कठिनाई से, एक तरीके की तपस्या करके, इतना मेहनत करके संविधान को निर्मित किया गया, क्योंकि उस दौरान स्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से ऐसा किया गया। तो वो जो कैटेगरी 2 के जो मूल अधिकार थे उनको कहां पर रख दिया गया, डीपीएसपी में, कि भविष्य में कभी भी इनको नागरिकों को दे दिया जाएगा। लेकिन आज भी राज्य सरकारें हैं, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाना, अर्थात लोक कल्याण, नागरिकों का कल्याण। ठीक है, तो पब्लिक वेलफेयर मुख्य काम क्या होता है राज्य का, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण करना। तो जब कभी भी वो कोई ऐसे नियम विनियम बनाएगा तो वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकारें राज्य बनाती हैं, इसलिए उनको कैटेगरी 2 में रखा गया है। तो यही परिभाषा भाग 4 के लिए भी है कि राज्य की परिभाषा कौन सी है, जो भाग 12 में, जो अनुच्छेद 12 में दी गई, भाग 3 में दी गई है। ओके, लेकिन भाग 6 के लिए 2 जगह पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ये बात याद रखिए। एक जो है अनुच्छेद 12 में और दूसरा अनुच्छेद 152 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 152 भी राज्य को परिभाषित किया गया, और भाग 6 में ये बात है कि भाग 6 में अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को भी परिभाषित किया गया है। और वो राज्य शब्द, जैसे कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस उनको दिए गए हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर था, है ना। तो ऐसे राज्यों के लिए जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 152 में है। आगे बात करते हैं कि राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, अर्थात राज्य शब्द की परिभाषा में किन किन को शामिल किया गया है। तो देखिए, राज्य शब्द में भारत की जो सरकार है और एवं संसद है, उनको शामिल किया गया है। संसद में कौन कौन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। राज्यों की जो सरकारें हैं वह विधानमंडल, ये क्या है, ये राज्य हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी, ये सभी के सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं के विरुद्ध भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए LIC क्या है। तो आपका LIC है, इसके अलावा BSNL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आप नोट कर सकते हैं। LIC, BSNL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, कोई विधिक व्यक्ति। तो ये जो जितनी भी संस्थाएं मैंने बताई, ये सभी के सभी राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। अब बात यह है कि
ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं होंगी। तो इनके लिए मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। वो सभी संस्थाएं जो राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से पोषित हैं, जिनको राज्य के द्वारा किसी न किसी भी प्रकार से उनको मदद दी जाती है, उनसे वो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सभी के सभी संस्थाएं, वो सभी के सभी लोग, वो सभी के सभी प्राधिकारी क्या कहे जाएंगे? राज्य कहे जाएंगे। वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं भी, जिनको हम कहते हैं लिमिटेड कंपनियां, जो कि पूरी तरीके से सरकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार से उनको अनुदान मिलता है, मदद मिलती है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगी? राज्य के अंतर्गत आएंगी। तो वही बात यहां पर है कि भारत की सरकार, राज्य संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी की बात करें तो जैसे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये सभी के सभी किसमें आएंगे? अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे। और जो संस्थाएं मैंने बताई, ठीक है, तो ये जो संस्थाएं हैं, ये इनका काम क्या है? जो कोई विनियम, कोई उपनियम, कोई विधि, कोई आदेश जारी करते हो, तो वो संस्थाएं क्या होंगी? वो संस्थाएं भी आप देखिए, अधिकार किसको मिलेगा? अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो राज्य से जुड़ी हुई हैं, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, वही इस तरीके का काम कर सकती हैं। ठीक है। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं उनको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी क्या राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो नहीं। ठीक है। न्यायालय जो है, न्यायाधीश, देखिए न्यायाधीश राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वो सहायता करता है, इसलिए। ठीक है। वो आदेश जारी कर सकता है, वो नियम जारी कर सकता है, इसलिए वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन न्यायालय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, एनसीईआरटी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिए, पॉइंट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पूछी जा सकती है कि बीसीसीआई ये राज्य है या नहीं है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ठीक है। बीसीसीआई जो दुनिया का सबसे अमीर धनी क्रिकेट बोर्ड है, ये सबसे धनी है और ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। इसने ये अपने आप को क्या दिखाता है? एक प्राइवेट संस्था दिखाता है, और ये कहता है, और ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो तमिलनाडु एसोसिएशन के नाम से है। तमिलनाडु एसोसिएशन के नाम से बीसीसीआई ने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, और ये अपने आप को एक प्राइवेट संस्था के रूप में दिखाती है। और इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई थी, इसी नाम से, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन 1928। तो जब, और ये फायदा उठाने के लिए, क्योंकि अगर राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा तो उससे संवैधानिक जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि जो देश का जो कमीशन आयोग है, जो विधि आयोग है, उसने इसकी कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी शिकायत की। इसके लिए कई बार वो कोशिश किए हैं कि ये भी राज्य के दायरे के अंदर, राज्य की परिभाषा में आए। और अभी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत भी इसको लाने की कोशिश की जा रही है विधि आयोग के द्वारा, क्योंकि ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तो नहीं आता, अपने आप को नहीं दिखाता, लेकिन जितने भी इसके कार्यकलाप हैं, जितने भी ये काम करता है, वो राज्य की जो परिभाषा यहां पर दी गई है उनसे मिलते जुलते हैं पूरी तरीके से। इसलिए ये राज्य की तरह तो काम करता है, लेकिन ये अपने आप को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं कहता। ये अपने आप को तमिलनाडु एसोसिएशन के तहत रजिस्टर्ड दिखाता है और कहता है कि हम एक प्राइवेट संस्था है। ठीक है। तो इस पर अभी भी विवाद चल रहा है। बीसीसीआई जो है, अगर लिखित तौर पर अभी देखा जाए तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो राज्य वो सभी संस्थाएं हो सकती हैं जिनके द्वारा लिए गए निर्णय देश की जनता, देश के नागरिकों के ऊपर भी प्रभाव डालते हो। तो बीसीसीआई इस तरीके की संस्था है कि उसके डिसीजंस जो है कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। तो ये राज्य के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती यहां पर हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि भाग 3 के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और राज्य के अंतर्गत ये सारे चीजें आती हैं। भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी, इतना आपको याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। तो अनुच्छेद 13 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई ना माने
और संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था ना हो कि उसके कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो और आप उसकी शिकायत कर सकें। ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो आप क्या करेंगे? लिए फिरिए, आप लिए रहिए अपने मौलिक अधिकार, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आप कुछ भी किसी को बोलेंगे तो मार खा जाएंगे। तो घूमिए आप अपने फंडामेंटल राइट्स लेकर के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को, ना सरकार को, ना किसी लोगों को, ना किसी नागरिक को। आप समानता की बात करेंगे, आपको आपके साथ कोई भी समानता का व्यवहार नहीं करेगा, हालांकि अभी भी नहीं करते हैं। और सोचिए, जब संविधान में इनके लिए अगर इनको छेड़ा जाता है तो इसके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है, फिर भी लोग नहीं करते हैं। तो सोचिए, जब ऐसी व्यवस्था नहीं होती तब क्या होता? तब आप समानता की बात करते, कुछ नहीं होता। समानता की बात करने से स्वतंत्रता की बात करते, कुछ नहीं होने वाला था। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते, कुछ नहीं होता। तो ये इतना, हमारे संविधान निर्माता इतना ज़्यादा विद्वान थे, इतना जानकार थे कि उन्होंने क्या किया कि देखा कि अगर ये जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, अगर इन मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में किसको पावर दी गई? न्यायालय को पावर दी गई। तो अनुच्छेद 13 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को क्या किया गया है? मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच, इसको ये जो अनुच्छेद 13 है, ये सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है। और वो स्पेशल पावर क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अर्थात आपके मूल अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो ये रिटें कौन कौन सी हैं? वैसे मैं इनको अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको नाम बता दे रहा हूं। 5 प्रकार की रिटें हैं, ठीक है। अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश, ठीक है। कितनी हुई? 5। फिर एक बार गिना दे रहा हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश, जिसे मैंडामस बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो रिटें हैं वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा राज्य नियम बनाता है या कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अगर सरकार ऐसा नियम बनाती है तो वो नियम जितनी मात्रा में वो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उतनी मात्रा में उस नियम को जो सुप्रीम कोर्ट है वो खारिज कर सकता है। इसे क्या नाम देते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अब न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? अमेरिका से। दोस्तों, मैंने एक दिन पहले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था, अर्थात वीडियो में, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे देश में क्या सर्वोच्च है? संविधान। अगर बात करें ब्रिटेन में तो वहां क्या सर्वोच्च है? संसद। और मैंने ये भी बात बताई थी कि अमेरिका में क्या सर्वोच्च है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका सर्वोच्च कैसे है कि संसद अगर कोई भी नियम बनाती है तो वो नियम अगर गलत है और उसकी जुडिशियल रिव्यू अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, और जुडिशियल रिव्यू भी कब करेगा सुप्रीम कोर्ट? जब उसके खिलाफ कोई जाएगा। ये भी बात याद रखिए, जब तक आप किसी गलत नियम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट अपने आप नहीं करेगा। अर्थात रिट दायर की जाती है और तब वो समीक्षा करता है, जांच करता है, और जितना नियम, अगर पूरा नियम वो गलत है, किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, नागरिकों के, या हमारे संविधान को छेड़ता है, तो फिर या संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अगर छेड़ता है तो फिर उसको निरस्त कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, इस बात को भी याद रखिए। तो अनुच्छेद 13 में यही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की दी गई है, अनुच्छेद 13 के तहत। और इस न्यायिक पुनर्विलोकन में के द्वारा अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। हाई कोर्ट 226 के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 13 जो है एक तरीके का सजग प्रहरी है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उस दौरान अनुच्छेद 13 जो है वो सजग हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके मूल अधिकार आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन हो और कोई आप कंप्लेन ना कर सकते हो, कोई विरोध ना कर सकते हो, तो इस प्रकार के मूल अधिकार के कोई मायने नहीं होंगे। ये हमारे संविधान निर्माता समझते थे, इसीलिए अनुच्छेद 13 को हमारे संविधान में शामिल किया गया। ओके, तो अब अनुच्छेद 13 है क्या?
इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अल्पीकरण, असंगत का मतलब कंसिस्टेंट और अल्पीकरण का मतलब है डेरोगेशन। तो ऐसी सभी असंगत विधियां जो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं उनको निरस्त कर दिया जाएगा या उनको कम कर दिया जाएगा। यह बात जो है अनुच्छेद 13 में दी गई है। ठीक, तो अब अनुच्छेद 13 को 4 भागों में बांटा गया। अनुच्छेद 13 का 1, अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 3, अनुच्छेद 13 का 4। अनुच्छेद 13 को भी का खा में बांटा गया है। ये सभी बातें हम करने वाले हैं। अनुच्छेद 13 के 1 को कहा जाता है संविधान पूर्व विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अनुच्छेद 13 के 2 को कहा जाता है संविधान पश्चात या संविधानेतर विधियां, तो इसको कहा जाता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। अब ये क्या होते हैं, एक एक की बात हम लोग करते हैं। अनुच्छेद 13 के 1 में यह है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। तो ये हुबहू शब्द संविधान की बुक में लिखे हुए हैं, वो मूल बुक जो है संविधान की, उन्हीं से शब्द उठाए गए हैं। ठीक है, तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। तो संविधान के पूर्व भी बहुत सारे नियम बने थे, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इस तरीके के बहुत सारे नियम हमारे देश में लागू थे। ऐसा नहीं है कि देश बिना नियमों के ही चल रहा था, तो बहुत सारे नियम लागू थे। और प्रवृत्ति विधियां वो होती हैं दोस्तों, प्रवृत्ति विधियां क्या होती हैं, जो कि संविधान के पहले ही विधानमंडल के द्वारा या किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा उनको बनाया गया हो, जारी किया गया हो। वो सभी विधियां क्या होती हैं, प्रवृत्त, अर्थात जो पहले से हैं, जो पहले से हैं वो सभी प्रवृत्त। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, यहां इस चीज अनुच्छेद 13 के 1 में लिखा भी गया है प्रवृत्त सभी विधियां। और प्रवृत्ति विधियां क्या होती हैं इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 13 के खा में रखा गया है। अनुच्छेद 13 के 3 के खा में प्रवृत्ति विधियों को बताया गया है। तो मैंने जो बताया कि प्रवृत्ति विधियां क्या होती हैं, जब हमारा संविधान लागू नहीं था उस दौरान विधानमंडल या सक्षम अधिकारी के द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो नियम रद्द न किए गए हों, उस दौरान वो रद्द न किए गए हों, तो वो सभी के सभी नियम जो है विधियां वो प्रवृत्ति विधियों के अंतर्गत आएंगी। अब बात ये है, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में बात आ रही होगी कि जब हमारे देश का संविधान लागू नहीं था, ठीक है, तो विधानमंडल कहां से आ गया, है ना, विधानमंडल कहां से आ गया। तो मेरे दोस्तों ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारी जो संविधान सभा है वो संविधान लागू होने के पहले 2 तरह से काम कर रही थी। एक वो संविधान सभा के रूप में काम कर रही थी और एक समय वो संसद के रूप में भी काम करती थी। सुबह मीटिंग वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी, शाम मीटिंग वो संसद के रूप में काम करती थी। यहीं पर एक सवाल और पैदा होता है कि जब हमारे देश में लोकसभा राज्यसभा का गठन जो है 1952 में हुआ, तो ये बताइए कि 1951 में संविधान का संशोधन कैसे कर दिया गया। उसी तरह किया गया, कैसे, जैसे मैंने बताया कि संविधान सभा शाम मीटिंग में संसद की तरह भी काम करती थी। जीवी मावलंकर उस समय उसके अध्यक्ष रहते थे, लेकिन संविधान सभा के रूप में जब काम करती थी तो उस दौरान राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहते थे। इस बात को आप याद रखिए। तो विधानमंडल पहले भी था। विधानमंडल का मतलब राज्य से मत समझिएगा, विधानमंडल का मतलब है केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल। तो यहां इस बात को आप याद रखिए। तो प्रवृत्ति विधि का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 13 के 3 में है, हालांकि अभी उसकी बात करेंगे हम लोग। संविधान पश्चात जो विधियां हैं अनुच्छेद 13 के 2 में, हाँ इसको थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 13 का 1, ठीक है। तो जो ऐसी विधियां जो संविधान लागू होने के पहले हैं वो प्रारंभ से शून्य नहीं मानी जाएंगी, वो प्रारंभ से शून्य नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। उनका उतना भाग केवल अलग किया जाएगा जितनी मात्रा तक वो संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, उतनी मात्रा में। तो यहां पर लिखा गया है कि प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। अर्थात ऐसी कोई विधि, जैसे मान लेते हैं ये कोई विधि है, इसका ये भाग जो है वो कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से असंगत है, तो इस भाग को हटा दिया जाएगा, बाकी बचा रहेगा, ठीक। साथ साथ में इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, आच्छादन का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं, जिसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। और ये आच्छादन का सिद्धांत जो है वो कब आया, ये आया था भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में 1955 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं या आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब यह है कि संविधान पूर्व वो सभी विधियां प्रारंभतः शून्य नहीं
नहीं होंगी, वो मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाएंगी, वो मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाएंगे, लेकिन समय पर जब कभी भी वो मूल अधिकारों से ज्यादा उनका प्रभाव होगा तो मूल अधिकारों से ऊपर आ जाएंगी। इस बात को समझ रहे हैं ना आप, कि मूल अधिकारों से वो दबी रहेंगी, आच्छादित रहेंगी, कवर्ड रहेंगी, सुसुप्तावस्था में चली जाएंगी, लेकिन नष्ट नहीं होंगी। अगर वो विधियां हमारे वर्तमान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों से भी ज्यादा प्रभावी होंगी, तो फिर वो विधियां जो कि संविधान निर्माण से पहले भी थी, वो विधियां फिर मूल अधिकारों पर उनको वरीयता दी जाएगी, वो उनके ऊपर आ जाएंगी, अर्थात वो दोबारा पुनर्जीवित हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी, जो कि सुसुप्तावस्था में चली गई थी। तो ये होता है आच्छादन का सिद्धांत। ओके, आच्छादन का सिद्धांत मतलब अगर ये मूल अधिकार की छतरी है, ये मूल अधिकार की छतरी है, तो इस मूल अधिकार की छतरी के नीचे ये सभी विधियां आएंगी। ठीक है, कौन सी विधियां? जो संविधान के पहले निर्मित थी। लेकिन अगर ये विधियां इस मूल अधिकार रूपी छतरी से ज्यादा प्रभावी हैं तो ये फिर क्या होंगी? इससे ऊपर निकल जाएंगी। ठीक है, तब तक ये आच्छादित है, वो तब तक आच्छादित है जब तक उनका उपयोग, उनका प्रभाव मूल अधिकारों से बढ़ करके नहीं हो जाता है। इसी को कहा गया है आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत। तो वो मूल अधिकारों को ग्रहण कर रही हैं, वो सभी विधियां अगर मूल अधिकारों को ग्रहण करती हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं ग्रहण करती हैं तो वो शून्य मानी जाएंगी, वो खत्म कर दी जाएंगी। इसलिए इसको ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये कब दिया गया था? 1955 में। किस वाद में दिया गया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 के 1 की हमने बात की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 13 के 2 की, जिसे हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं। इसमें क्या रखा गया है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा, मतलब किस भाग द्वारा? भाग 3 द्वारा, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हैं। तो भाग 3 द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो छीनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा कि हम किसी के मूल अधिकारों को छीन ले वो विधियां। ठीक है, या उनको कम कर दें। यहां पर देखिए एक शब्द लिखा गया है न्यून कर दें, तो कम भी नहीं कर सकती हैं, उनको छीन भी नहीं सकती हैं, ऐसी विधियां राज्य नहीं बना सकता है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, यहां ये बात जो है वो अलग है और यहां ये जो बात है वो अलग है। इस बात को याद रखिए दोस्तों, इस बात को याद रखिए। यहां पर क्या है कि पहले वो विधियां जो पहले से ही बनी हुई थी, ठीक है, उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो संविधान से असंगत है, जो पहले बनी हुई थी। लेकिन यहां पर क्या है कि राज्य अगर कोई विधि बनाता है और वो विधि ऐसी है कि किसी के मूल अधिकारों को, नागरिक के मूल अधिकारों को अगर वो छेड़ती है, न्यून करती है, खत्म करती है, तो ऐसे में उतना भाग, कितना भाग? जितना भाग मूल अधिकारों को खत्म करता हो, न्यून करता हो, छीनता हो, वो राज्य के द्वारा बनाई गई विधि का उतना भाग क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां दोनों में फर्क है, इस बात को आप याद रखिए। यहां इस नियम को, जो ये नियम है कि उतना भाग राज्य के द्वारा बनाई गई विधि का उतना भाग असंगत हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जितना भाग की वो क्या करता हो कि प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। क्या होता है? अलग करना, भाई पृथक करना। तो वो भाग जो राज्य कोई ऐसी विधि बनाए जो मूल अधिकारों का को न्यून करता हो, छीनता हो, तो उतना भाग क्या होगा? पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। इसी सिद्धांत को पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ओके, तो ये अनुच्छेद 13 के 2 की हमने बात कर ली। अनुच्छेद 13 के 3 में क्या है, इसको देखते हैं। इसमें 13 के 3 का क्या है? इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, कोई विधि, कोई नियम, कोई उपनियम, कोई रूढ़ि, कोई प्रथा, ये सभी के सभी जो है वो विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश, कोई विधि, कोई नियम, कोई उपनियम, कोई रूढ़ि, कोई प्रथा, ऐसे सभी जो हैं वो विधि शब्द के अंतर्गत आएंगे अनुच्छेद 13 के 3 के मुताबिक। और हमने 13 के ख में जो लिखा गया है प्रवृत्ति विधियां, उसको पहले ही बता दिया है कि संविधान के लागू होने के पहले विधानमंडल या किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो कुछ नियम बनाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं और वो निरसित ना किए गए हों, अभी भी जारी लागू, मतलब अभी भी वो हों, नष्ट ना किए गए हों, ऐसी सभी विधियों को हम प्रवृत्ति विधियां कहते हैं। इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 13 के 3 के ख में। ठीक है, इसको याद रखिए। हालांकि ये कोई बताता नहीं है, आप किसी भी वीडियो पे आप जाकर के देख लीजिए।
उसके बाद अनुच्छेद 13 के 4, इसको भी शायद बहुत कम लोग बताते हैं। अनुच्छेद 13 के 4 में क्या है, इसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के संशोधन को लागू नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होती है। तो अनुच्छेद 368 क्या है, संविधान में संशोधन की जो विधियां दी गई हैं, प्रक्रिया क्या होगी, वो दिया गया है अनुच्छेद 368 में। ठीक, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी संवैधानिक संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 13 की बात, अनुच्छेद 13 की कोई बात उस पर लागू नहीं होगी। ठीक है, और ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद है, वहाँ इसको कहा गया था कि ये जो बात है वो इस तरीके की होगी कि 368 के द्वारा जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 13 की कोई बात उस पर लागू नहीं होती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 13 के 4 में इस बात को लिखा गया है। ओके, तो ये था दोस्तों मूल अधिकार का पार्ट 2, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगती है कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वो बात सही होगी तो उसका मैं समर्थन जरूर करूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।